समूह से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है। अब ऊपरी तौर पर यह एक रूटीन टेस्ट जैसा ही लग रहा था, लेकिन इसकी असल कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक टेस्ट ने इतनी सुर्खियां क्यों बटोरी? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसे एक साधारण परीक्षण ही बताया गया था। कहा गया कि इसे भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड यानी तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांड ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, पर असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी, और वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं थी। ये परीक्षण असल में एक बहुत बड़े और सुनियोजित धोखे की रणनीति का बस आखिरी हिस्सा था। अब इस पूरी रणनीति के महत्व को समझने के लिए हमें पहले इस कहानी के मुख्य किरदार को जानना होगा, और वो है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आसान भाषा में कहें तो ये आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेजी से उड़ती है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, और ये दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। ये अपनी जबरदस्त रफ्तार और एकदम सटीक निशानी के लिए मशहूर है, जिसे बुलजाई हिट भी कहते हैं। लेकिन इतने कमाल के हथियार पर भी कई सालों तक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की वजह से एक बहुत बड़ी पाबंदी लगी हुई थी, और वो पाबंदी थी इसकी रेंज पर। आधिकारिक तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता सिर्फ 290 किलोमीटर थी। अब ये जो नंबर है ना, 290 किलोमीटर, इसे जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये है कि सिर्फ 290 किलोमीटर ही क्यों, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब बदल गया? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में छिपा है। देखिए, एक वैश्विक समझौता है जिसे कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम या MTCR। इसका सीधा सा नियम यह है कि इसके सदस्य देश 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी ऐसे देश को नहीं दे सकते जो इसका सदस्य नहीं है। और जब तक भारत इसका हिस्सा नहीं था, ब्रह्मोस की रेंज पर यह सीमा लागू थी। और फिर आया साल 2016, जो सब कुछ बदलने वाला था। सालों की कूटनीतिक मेहनत के बाद भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बन गया। इसका मतलब ये था कि अब ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाने पर कोई कानूनी रोक-टोक नहीं थी। दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। इसके बाद भारत ने ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया, लेकिन एक नई लंबी दूरी की मिसाइल को टेस्ट करना, वो भी जब सबकी नजरें आप पर हों, इतना आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए थी एक बहुत ही चालाकी भरी योजना। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। भारत बार बार एक नोटम जारी करता था। नोटम क्या होता है? ये एक तरह का ऑफिशियल अलर्ट होता है जो समुद्री जहाज़ों और विमानों को किसी खास इलाके से कुछ समय के लिए दूर रहने को कहता है। हर बार इस नोटिस को देखकर चीन अपने जासूसी जहाज़ों को बंगाल की खाड़ी में भेजता, और जैसे ही वो निगरानी के लिए अपनी जगह पर पहुंचते, भारत आखिरी मौके पर परीक्षण को रद्द कर देता। सितंबर में यही हुआ, अक्टूबर में फिर वही कहानी दोहराई गई, और नवंबर में भी ठीक वैसा ही हुआ। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल था, ये महीनों तक चला। चीन को बार बार बुलाया जा रहा था और शायद थकाया भी जा रहा था, और अनजाने में वे एक बड़े धोखे के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। और फिर तारीख आई 28 नवंबर। तब तक चीन के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में तैनात थे और भारत के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। और ठीक जब लगा कि अब कुछ होने वाला है, 30 नवंबर को भारत ने घोषणा कर दी कि सभी परीक्षण रद्द कर दिए गए हैं। चीन और बाकी दुनिया को लगा चलो खेल खत्म। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। ठीक एक दिन बाद, 1 दिसंबर को, जब किसी को कानों कान खबर नहीं थी और कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी, भारत ने अचानक मिसाइल दाग दी। और जो मिसाइल दागी गई वो कोई मामूली 290 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस नहीं थी। ये थी नई एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता अनुमान के मुताबिक 800 से 900 किलोमीटर थी। सोचिए, एक ही झटके में मिसाइल की ताकत लगभग 3 गुना बढ़ गई थी। तो आखिर इस पूरी घटना का असल मतलब क्या निकलता है? इसका महत्व सिर्फ एक मिसाइल के सफल परीक्षण से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। देखिए, इसके 2 बहुत बड़े टेकअवेज हैं। पहला तो है टेक्नोलॉजिकल, यानी इसने दुनिया को भारत की नई तकनीकी ताकत दिखाई।
और दूसरा जो शायद उससे भी बड़ा है वो है रणनीतिक धोखा। यानी इसने ये साबित किया कि भारत अपने विरोधियों को चकमा देने के लिए एक जटिल और धैर्यपूर्ण जाल बिछा सकता है। किसी ने इसे बहुत सही तरीके से कहा है कि ये सिर्फ एक मिसाइल का परीक्षण नहीं था, ये एक रणनीति का परीक्षण था। और इस परीक्षण में भारत की ये रणनीति पूरी तरह से सफल रही। तो आखिर में ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब अत्याधुनिक तकनीक और ऐसी चालाक रणनीति एक साथ आ जाती हैं तो वे किसी भी देश की ताकत